हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। माय नेम सुजीत मिश्रा, मैं जी एजुकेटर और हम बात करने वाले हैं आज अपने करंट अफेयर्स की। क्या क्या न्यूज़ है वो तो हम बात करेंगे, बट आई बिलीव आई होप कि आप लोग नहा धोकर अच्छे बच्चों की तरह हमारा करंट अफेयर्स एंजॉय करेंगे और चाय कॉफ़ी के साथ। शुरू करते हैं गाइस अपना सेशन और स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो गाइज, ये जो हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स है, ये प्रॉपर उन सारे बच्चों के लिए है जो कि सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं अपकमिंग बैंक एग्जाम के लिए। तो ये कोर्स हमारा पूरा का पूरा बैंक एग्जाम को लेकर बनाया गया है। इसमें आप चाहे क्लैरिकल की तैयारी करना चाहो, चाहे पीओ लेवल की, दोनों के लिए हमारा कोर्स है। आप चाहे प्री की तैयारी करो, चाहे मेंस की, सबके लिए कोर्स हमारा है। अच्छा, इस कोर्स की बात करें गाइस, तो ये तो मतलब इस कोर्स में आपको करंट मतलब बैंकिंग, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। पहले इस कोर्स का प्राइस देख लो। तो इस कोर्स का जो प्राइस आप देख पा रहे हैं वो कितना है, वो 1499। 1499 में ये कोर्स आपको मिल रहा है। और इस कोर्स की बात करें गाइस, तो इस कोर्स में आप देख लें, आपको टोटल छह सब्जेक्ट मिल रहा है। और इन छह सब्जेक्ट की बात करें गाइस, तो इन छह सब्जेक्ट में आपको दो रीजनिंग, दो मैथ, एक इंग्लिश और एक जे का पूरा कोर्स मिल रहा है। और साथ ही साथ गाइस, यहाँ पर हमने ये कोर्स हमारा लाइफ टाइम वैलिड है। इस कोर्स में पर्सनल गाइडेंस के लिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहां पर हम तो हैं ही हैं, साथ ही साथ हमने पुष्पक सर, शुभजीत सर, ये दोनों लोग बैंक एम्प्लॉई हैं, हमने इनको भी हायर किया हुआ है और ये लोग भी आपको यहाँ पर प्रॉपर गाइडेंस देंगे। इसके अलावा गाइस, अगर बात करें तो इसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। ये देखो, मॉक टेस्ट पे निशान लगाया पहले से ही। और ये मॉक टेस्ट जो आपका है, ये मॉक टेस्ट पूरा एक साल के लिए वैलिड होगा। ये हमारा प्लैटिनम पैकेज है गाइस। अगर आप मॉक टेस्ट लेते हैं तो वैसे भी आप 400 से 500 रुपए खर्च करते ही हैं। तो 1499 में ये पूरा कोर्स आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई कुछ और डाउट है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चाहे इस ईमेल आईडी पर मेल से करस्पॉन्डेंस अपना कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं गाइस अपना सेशन और स्टार्टिंग करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। और यहाँ पर मोटिवेशनल कोच ने ये बताया है, डू मोर ऑफ व्हाट मेक्स योर सोल हैप्पी। यानी कि इतना कर दो जितना तुम्हारी आत्मा जो है वो खुश हो जाए। देखो, इसका मतलब क्या होता है, जब हम प्रिपरेशन करते हैं, जब हम तैयारी करते हैं, तो हमेशा हमारे प्रिपरेशन के दौरान एक ऐसा फेज आता है। अब ये फेज वीकली भी हो सकता है, ये फेज मंथली भी हो सकता है और ये फेज डेली भी हो सकता है। जब हम थोड़े दुखी रहते हैं, हम मतलब पता नहीं क्यों अंदर से ही मजा नहीं आता है। और वो मजा क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारी जो आत्मा होती है ना, वो खुश नहीं रहती। और हमारी आत्मा खुश क्यों नहीं रहती, क्योंकि हमारी आत्मा से हम झूठ नहीं बोल सकते। हम प्रिपरेशन करने के लिए अपने घर से दूर आए हैं, या हम घर पर ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत लोग के एक्सपेक्टेशन हमसे लगे हुए हैं, लेकिन हम क्या किए, आज हमने दिन में पूरा एक वेब सीरीज निपटा ली, आज हमने फेसबुक पर चैटिंग कर ली, दोस्तों से वीडियो कॉल कर लिया। मतलब जो पढ़ाई पर टाइम देना था वो हम नहीं दे पाए। और जब कॉन्टिन्यूअस एक दो दिन ऐसा हो जाता है, तो अपने आप हमारी आत्मा हमें अंदर से धिक्कारने लगती है और क्या होता है, हम प्रॉपर निगेटिव हो जाते हैं। और वहीं अगर आप दो तीन दिन जम के मेहनत कर लो, फिर देखो, अगर जो भी टारगेट्स आपने अपने माइंड में बनाए हैं, बनाते हो ना टारगेट कि हमें इतने पजल कंप्लीट करने, इतने डीआई कंप्लीट करने हैं, हमें जीए में इतने चैप्टर्स खत्म करने हैं, हमें पिछले मंथ का रिवीजन करना है, अगर आप वो प्रॉपर करते हो, देखो कितनी खुशी मिलती है, हमारी आत्मा खुश रहती है। तो हमेशा अपनी आत्मा को खुश करने के लिए काम करो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं और स्टार्टिंग करते हैं अपने न्यूज की। और हमारे पास अपॉइंटमेंट की आज एक न्यूज है, और वो न्यूज क्या है वो देख लीजिए। असम की एक एंटरप्रेन्योर है, इनका नाम क्या है, इनका नाम है फूकन। जानवी फूकन। तो इनको बनाया गया है नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द फिक्की एफएलओ। अब ये एफएलओ क्या है, देखिए गाइस, आप लोगों ने फिक्की का नाम सुना है? फिक्की, तो फिक्की की अपनी एक बॉडी है, अपना एक विंग है, जो कि केवल फीमेल के लिए, जो केवल फीमेल के लिए है। तो फिक्की का जो ये फीमेल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ये हेड बनी है। इनका नाम क्या है, जानवी फूकन। आइए आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज। देखिए, असम की एंटरप्रेन्योर है, नाम क्या है, नाम क्या है इनका, जानवी फूकन। ये न्यू नेशनल प्रेसिडेंट बनी है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। तो एफएलओ का फुल फॉर्म क्या हो गया, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहां पर देखिए, तो फिक्की एफएलओ की बात करें, ये वुमेन विंग है। आपको मालूम चल गया किसका, फिक्की का, अपना वुमेन विंग। और ये फूकन जो है, ये 37th नेशनल प्रेसिडेंट बनी है फिक्की एफएलओ की। मतलब फिक्की की फीमेल, ये जो फीमेल इनका अपना ग्रुप वो है, वुमेन विंग है, उसकी ये 37 प्रेसिडेंट बनी है। इन्होंने हरजिंदर कौर तलवार को रिप्लेस किया है।
इन्होंने हरजिंदर कौर तलवार को रिप्लेस किया। ठीक है, तो याद रख लेना गाइस, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग फिक्की FLO के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ये 37th प्रेसिडेंट बनी है, इन्होंने हरजिंदर कौर तलवार को रिप्लेस किया है। ये सब पॉइंट आपको लर्न करने हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो हु इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द फिक्की FLO? ठीक, आंसर क्या होगा, आंसर इज जानवी फूकन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम बेस्ड एंटरप्रेन्योर, मतलब जानवी फूकन जो है ये प्रेसिडेंट बनी है फिक्की वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, इन्होंने किसको रिप्लेस किया, किसको रिप्लेस किया, तो इन्होंने हरजिंदर कौर तलवार को रिप्लेस किया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द फिक्की FLO? तो फिक्की FLO का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं अपने सेकंड न्यूज की। और जो हमारा सेकंड न्यूज है वो किस पर बेस्ड है, वो बिजनेस, फाइनेंस और इकोनॉमी पर बेस्ड है। और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट कम कर दिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 40 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है, उसका फायदा क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया। रेपो रेट क्या होता है वो समझिए। तो रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को लोन देता है। और बैंक लोन क्यों लेते हैं, बैंक यही पैसा लोन लेकर अपने कस्टमर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब जरा समझो कि पहले रेपो रेट 4.40% था, बैंक इस दर पे उधार ले रहे थे, तो बैंक भी अपने कस्टमर को 9.40% पर लोन दे रहे थे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 40 बेसिस पॉइंट कम करके ये 4% कर दिया, तो अब बैंक भी अपने कस्टमर को 9% पर ही लोन देंगे। यानी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट कम करेगा तो कस्टमर का ब्याज जो है दर वो कम हो जाएगा। इससे कस्टमर को सस्ते रेट पर लोन मिलेगा। सस्ते का मतलब क्या हुआ, अगर लोन सस्ता मिल रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कस्टमर को फायदा। ठीक है, तो ये बेसिस पॉइंट। अच्छा, बेसिस पॉइंट का मतलब क्या है, देखो मेरी बात समझना। रेपो रेट 4.40 था, अभी कितना कर लिया है, 4 कर लिया है, तो हम क्या बोलेंगे, 40 बेसिस पॉइंट कम हुआ है। अगर मान लो यही क्या हो जाता, यही हो जाता 3.40%, हम क्या बोलते हैं, 100 बेसिस पॉइंट कम हो गया है। तो बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट को घटने या बढ़ने का दिखाता है। ठीक है, तो आज का सेशन थोड़ा लंबा होगा बिकॉज बड़े टेक्निकल टर्म्स हैं, तो मुझे उसे एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, तो गाइज आपको मैंने पढ़ाया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी कुछ चेंज करती है रेपो रेट में, रिवर्स रेपो रेट में, सीआर, तो आरबीआई में एक कमेटी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 6 मेंबर होते हैं, तो ये 6 मेंबर मिलकर डिसीजन लेते हैं। वैसे तो नॉर्मली इनकी मीटिंग एक साल में बेसिकली 6 बार होती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी हर 2 महीने पर रिव्यू होती है, 2 महीने पर डिसीजन लिया जाता है। लेकिन इस बार कंडीशन थोड़ी चेंज थी गाइज। मैंने आपको बताया था कि इस बार मॉनेटरी पॉलिसी की पहली मीटिंग जून में होने वाली थी, जून में, यहां मैंने मेंशन किया है। लेकिन अब ये मीटिंग को थोड़ा पहले कर दिया गया, मतलब कंडीशंस उस हिसाब से नहीं है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देख रहा है कि लॉकडाउन के बाद देश में मंदी आएगी, तो उस मंदी को हम कितना अवॉइड कर सकते हैं, इसीलिए ये मीटिंग को पहले मतलब मई में शिफ्ट कर दिया गया। जून वाली मीटिंग कब हो रही है, मई में हो रही है। और इसमें यह डिसीजन लिया गया कि भैया रेपो रेट को हम 40 बेसिस पॉइंट कम करेंगे, तो जो पहले 4.40 था उसे हम 4% पर लाके रख देंगे। रेपो रेट कम हो गया, 4% हो गया। इसके अलावा रिवर्स रेपो रेट में भी 40 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है और ये 3.35% कर दिया गया है। वहीं अगर हम एमएसएफ और बैंक रेट की बात करें तो ये 4.25% कर दिए गए हैं। आपको आगे दिखाता हूं पूरी लिस्ट, देखिए दिखाएंगे। देखिए, इसके अलावा गाइस अगर हम बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने यह भी डिसाइड कर लिया है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस होगा वो क्या होगा, वो अकोमोडेटिव होगा। अकोमोडेटिव का मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए, एक व्यक्ति है, एक मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। मेरे दोस्त ने कहीं जाके लड़ाई कर ली। अब मेरे दोस्त ने लड़ाई कर ली, चूंकि मैं उसका दोस्त हूं, मुझे साथ निभाना पड़ेगा, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। मेरा स्टैंस है कि मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा रहूंगा। तो स्टैंस का मतलब कि खड़ा होना, मतलब पॉजिटिव सेंस में। तो एमपीसी ने डिसाइड कर लिया है कि उनका जो स्टैंस रहेगा देश के लिए वो अकोमोडेटिव रहेगा। इसका मतलब जैसी नीड होगी, जैसा मतलब जैसा एटमॉस्फेयर होगा, जैसा इकोनॉमी होगी, वैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का साथ और देगा और चेंज करता रहेगा। मतलब पहले क्या था गाइस, पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टैंस होता था मॉनेटरी पॉलिसी में वो न्यूट्रल था। न्यूट्रल का मतलब ये था कि मतलब भारत सरकार के साथ हम उतना मिलकर काम नहीं करेंगे, भारत सरकार के साथ हम उतना मिलकर काम नहीं करेंगे, मतलब अगेंस्ट में नहीं करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। लेकिन अकोमोडेटिव का मतलब होता है कि साथ साथ काम करेंगे, देश को डेवलप करने के लिए काम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब गाइस देखो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करें तो यहाँ पे 6 मेंबर होते हैं।
6 मेंबर में 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है और 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। ठीक, अब आरबीआई गवर्नर इसमें कुछ प्रपोजल लाते हैं। ये प्रपोजल गवर्नर ने दिया कि भाई हम रेपो रेट पर विचार कर रहे हैं कि हम पॉइंट मतलब 40 बेसिस पॉइंट कम कर दें। सबकी इसमें वोटिंग होती है, 6 लोग की वोटिंग होती है। ठीक, अब इस बार क्या हुआ कि 6 लोगों में से 5 लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया और 1 लोगों ने विपक्ष में वोट दिया। तो इस बार जो वोटिंग रही वो 5:1 की रही। हालांकि इतने डीप में पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है पूरा चार्ट। तो इस समय आपको इस पर फोकस करना है। ये नया रेट है, तो ये है पूरा मॉनेटरी पॉलिसी का नया रेट। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35, एमएसएफ और बैंक रेट 4.25, सीआरआर 3% और एसएलआर 18%। जो पहले गया था देखो, तो पहले ये सब मतलब रेपो रेट 4.40 था, रिवर्स 3.75 था, एमएसएफ 4.65 था। कितनी कितनी कटौती की गई वो भी हमने आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये पॉइंट आपको हमने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं और आपको ये भी क्लियर होगा कि रेपो रेट को कम करने पर क्या फायदा मिलेगा। तो व्हाट इज द प्रेजेंट रेपो रेट? इस समय रेपो रेट क्या है? तो इस समय रेपो रेट 4% है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यानी रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। यानी इनके बीच का गैप जो है उसे हम क्या बोलते हैं? इनके बीच के गैप को हम एलएएफ कॉरिडोर बोलते हैं। एलएएफ कॉरिडोर बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस समय हमारे देश का लेफ्ट कॉरिडोर कितना है, जरा मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट, एमएसएफ और बैंक रेट कितना है? तो 4.25% है। इन सब में 40 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है। चलिए, व्हाट इज द स्टैंस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? तो मॉनेटरी पॉलिसी का रुख क्या है, स्टैंस क्या है? तो अकोमोडेटिव है, हमको पता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Who is the head of the monetary policy committee? 6 लोग होते हैं, लेकिन लीड कौन करता है हमेशा? आरबीआई गवर्नर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितने मेंबर? 6 मेंबर, 3 गवर्नमेंट के साइड से और 3 आरबीआई के साइड से। ठीक है, तो 6 मेंबर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, अब आगे बढ़ेंगे गाइस और अब बात करेंगे अपने न्यूज नंबर 2 की। आप सोच रहे होंगे सर ये पहले से लिखा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं गाइस कि मैंने बड़े प्यार से आपके लिए वीडियो बनाया, रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो मैं फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसलिए लिखा हुआ है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, मैं आपको सारी बातें समझा रहा हूं। देखिए, अब न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं गाइस। तो ये भी मॉनेटरी पॉलिसी का ही न्यूज है और इसमें क्या लिखा हुआ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड किया है 15,000 करोड़ रुपए क्रेडिट लाइन टू एग्जिम बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एग्जिम बैंक को दिया है 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन। कितने दिन के लिए? 90। मतलब ये उधार है। तो आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, अगर उधार है तो उसको उधार लिखते, लोन लिखते हैं, ये क्रेडिट लाइन लिख के हमें कंफ्यूज क्यों हो जाता है? तो दोस्तों इसका मतलब समझना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में केवल ये नहीं कि आपको न्यूज पढ़कर सुना दिया जाए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या इसका मतलब होता है। आइए आपको समझाता हूं। देखिए गाइस, मार्केटिंग में हम लोग क्या पढ़ते थे? मार्केटिंग में हम लोग प्रोडक्ट लाइन पढ़ते थे। अब प्रोडक्ट लाइन का मतलब क्या होता है? ये माना जाता है कि जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट लाइन जितना स्ट्रांग होगा वो कंपनी इतनी स्ट्रांग होगी। तो प्रोडक्ट लाइन का मतलब, चलो एग्जांपल लेते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट लाइन क्या है? अब गाइस, हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको साबुन बनाकर भी दे रही है, आपको ये नमकीन बांट रही है, बिस्किट बांट रही है, इसके टी आते हैं, कॉस्मेटिक के सामान, इतने सारे प्रोडक्ट लाइन है। समझ गए मेरी बात? वैसे ही अगर एग्जिम बैंक की बात करें गाइस, तो एग्जिम बैंक का मतलब समझो। एग्जिम बैंक का फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया गाइस हमारे देश में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने वाले बिजनेसमैन की हेल्प करती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वालों का हेल्प कैसे करेगा? जैसे मान लीजिए मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मतलब मैं कोई चीज बनाता हूं, बना के उसे बेचता हूं और मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, तो एग्जिम बैंक मुझको पैसा पहुंचाएगी। मान लीजिए मैं एक इंपोर्टर का मतलब मैं कुछ इंपोर्ट करता हूं जरूरी सामान जो देश के लिए बहुत जरूरी है, मुझे कुछ लोन की रिक्वायरमेंट है, तो एग्जिम बैंक मुझको लोन देगी। यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए एग्जिम बैंक जो है वो बिजनेसमैन की हेल्प करती है, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है। अब गाइस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी डॉलर में हो सकता है, येन में, युआन में, पाउंड में, यूरो में। तो क्रेडिट लाइन का मतलब भी क्या हुआ? तो क्रेडिट लाइन का मतलब हुआ कि उधार तो दे रहा है आरबीआई, लेकिन कुछ अमाउंट डॉलर, कुछ अमाउंट पाउंड, कुछ अमाउंट येन, कुछ अमाउंट यूरो, इस तरह से। ये मतलब हुआ क्रेडिट लाइन का। ठीक है, चलो देखो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन जो दिया है वो एग्जिम बैंक को दिया है 90 दिन के लिए।
तो आपको याद क्या रखना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसको, एग्जिम बैंक को, कितना अमाउंट, 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन, कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए। ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने, ठीक है। आइए तो अब देखो, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक करती क्या है, तो ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब कि फाइनेंशियली ये हेल्प करती है एक्सपोर्टर को और इंपोर्टर को, ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट लाइन। तो अभी आप लोग कहीं भूलोगे नहीं इस चीज को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात कर ले। तो व्हाट इज द अमाउंट एक्सटेंडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू द एग्जिम बैंक, कितना भाई, 15,000 करोड़ रुपए हमको मालूम ही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू गिव द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 15,000 करोड़ रुपए क्रेडिट लाइन, कितने दिन के लिए, हाउ लॉन्ग, कितने दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए, मालूम है हमको, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एग्जिम बैंक, मेरी बात ध्यान सुनना, एग्जिम बैंक को 1982 में बनाया गया था और नाबार्ड को भी 1982 में बनाया गया था, यानी नाबार्ड और एग्जिम बैंक का एस्टेब्लिशमेंट ईयर सेम है और दोनों के हेडक्वार्टर भी सेम है, मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। Who is the present CEO of the Exim Bank, कौन है भाई, तो डेविड रस्कुन्ना, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी में न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। देखिए KKR, ये कोलकाता नाइट राइडर नहीं है, ये यूएसए की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो KKR ने 2.32% शेयर परचेस किए हैं जियो प्लेटफॉर्म में और बदले में KKR ने 11,367 करोड़ रुपए दिए हैं रिलायंस जियो को। तो रिलायंस जियो ने अपने 2.32% शेयर KKR को बेच दिए, बदले में 11,367 रुपए जो है वो प्रोवाइड किए। गाइस देखो, ये मैं भविष्यवाणी कर रहा था, बी का मतलब भविष्यवाणी। मेरी भविष्यवाणी ये है कि आगे आने वाले टाइम पर दो कंपनी, एक रिलायंस जियो और एक ओम क्या है भाई, कल मैंने आपको पढ़ाया था ना, ऑर्डर मी पतंजलि वाला, ये दोनों कंपनी ग्लोबल लेवल पर बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाली है फ्यूचर में, आप देख लेना चाहे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, इन्होंने अपने जियो प्लेटफॉर्म का 2.32% शेयर और बेच दिया है, ठीक। किसको बेचा, KKR कंपनी को, और बदले में KKR ने रिलायंस कंपनी को मतलब जियो को 11,367 करोड़ रुपए दिए। और अगर बात करें तो ये 5वीं डील है, इसके पहले 4 डील हो चुकी है, फेसबुक का हो चुका है, 3 कंपनी और है, मैं आपको नाम बताऊंगा आगे भी। ये 5वीं डील है और इन 5 डील का मतलब 5 बार रिलायंस कंपनी में शेयर बेचे हैं और रिलायंस कंपनी को 78,562 करोड़ रुपए मिले हैं इन 5 डील से। और इस पैसे का यूज रिलायंस कंपनी अपने डेप्ट को चुकाने में कर सकती है। डेप्ट का मतलब उधार, डेप्ट का मतलब उधार, मतलब जैसे एक व्यक्ति है गाइस, ठीक है, उसने लोन लिया हुआ था, लोन चुकाना है, उसने क्या किया, उसके पास एक प्रॉपर्टी थी अपनी, उस प्रॉपर्टी का हिस्सा उसने बेच दिया। जब वो हिस्सा बेचेगा तो उसको पैसा मिलेगा और जब वो पैसा मिलेगा तो वो अपना डेप्ट चुका देगा। वही रिलायंस कंपनी ने अपने कंपनी के शेयर बेचे हैं, पैसा मिला है, वो अपने डेप्ट चुका देगी, ठीक। देखिए सुना ध्यान से, आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन जियो प्लेटफॉर्म विल हैव एन इक्विटी वैल्यू ऑफ 4.91 लाख करोड़ रुपीस। इस ट्रांजैक्शन के बाद रिलायंस कंपनी का अपना इक्विटी वैल्यूएशन 4.91 लाख करोड़ रुपीस हो गया। इक्विटी का मतलब क्या हुआ, मतलब शेयर की वैल्यू, मतलब रिलायंस जियो के जितने शेयर टोटल है पूरे, उनकी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपए हो गई है। और रिलायंस जियो की अपनी पूरी वैल्यू, भाई देखो ये तो इक्विटी वाला पैसा है, इसके अलावा रिलायंस कंपनी ने उधार भी लिया होगा, टोटल वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया इस कंपनी की वैल्यू, ठीक है। बहुत जल्दी वाली बात है, बहुत जल्दी हुआ ये, तो ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको 5 डील दिखा दे, मतलब 5वीं डील तो KKR है जो आपने पढ़ा, मतलब जो KKR आप पढ़ रहे हो वो 5वीं डील है। इसके पहले 4 डील हो चुकी है। तो अप्रैल 22 को फेसबुक ने 9.99% परचेस किए, जिसके बदले में 43574 करोड़ रुपीस दिए रिलायंस को। उसके बाद 4 मई को सिल्वर लेक ने 1.15, इसके लिए 5665.75। उसके बाद 8 मई को विस्टा इक्विटी ने 2.32 और अमाउंट 11367, और फिर जर्नल अटलांटिक ने 1.34 अमाउंट 6598.38। ये 4 डील हुई। तो इस 4 डील के बाद 5वीं डील KKR की जो हमने आपको आज पढ़ाया, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन, हाउ मच स्टेक हैज KKR बॉट इन RIL जियो प्लेटफॉर्म, कितना, तो 2.32%, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, रिलायंस जियो साइंड द 5th डील विथ विच कंपनी, अब कंपनी का नाम पूछा आपसे, तो कंपनी KKR, ऑप्शन नंबर डी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ KKR, तो इसका हेडक्वार्टर यूएसए में है, यूएसए में न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर,
चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और नेक्स्ट न्यूज आपको बिजनेस फाइनेंस की देते हैं, और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की ही हम बात करेंगे। तो गाइस मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान जब हमने पढ़ा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट इतना कम कर दिया है, उसके अलावा एग्जिम बैंक को 15,000 करोड़ रुपीस दिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च मंथ का डेटा भी निकाला, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि मार्च मंथ में हमारे देश का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 17% कम हो गया है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसका प्रोडक्शन 21% कम हो गया। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 17%, मैन्युफैक्चरिंग 21% कमी आई है। आप बोलेंगे सर क्या ये पढ़ना होता है? जी हाँ बिल्कुल, कोविड-19 की वजह से हमारे देश में मंदी आई है, तो अभी तो मार्च हुआ है, फिर अप्रैल मई जून आपको सबका पढ़ना पड़ेगा। देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने बताया कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कमी आई है 17% की प्रोडक्शन में। इसके अलावा जो हमारे देश में 8 कोर सेक्टर हैं, गाइस आपको ये 8 कोर सेक्टर के नाम पता होने चाहिए। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, इनमें से कौन सा सेक्टर कोर सेक्टर में नहीं आता है। 4 या 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे, आपको चूज करना होता है कौन सा नहीं है, इसीलिए आपको 8 कोर सेक्टर का नाम पता होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 8 कोर सेक्टर हैं, इनके भी आउटपुट में, इनके भी प्रोडक्शन में 6.5 की कमी आई है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में 21 की कमी तो आई है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 17%, कोर सेक्टर 6.5% एंड मैन्युफैक्चरिंग 21%। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आरबीआई इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितनी कमी आई है? तो इंडस्ट्रियल में 17 कमी आई है। अगर यहीं पर आपसे मैन्युफैक्चरिंग पूछता तो 21, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। और कोर सेक्टर में 6.5%, ये भी आपको पता है। तो हमारे देश के कोर सेक्टर कौन कौन से हैं? तो हमारे देश के कोर सेक्टर हैं ये सब: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। कोर सेक्टर का मतलब हमारे देश के मेन पिलर जिन पे हमारी इकोनॉमी पूरी खड़ी रहती है, ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक ने अनाउंसमेंट किया है कि आगे आने वाले 15 महीनों में वो 100 देशों को 160 बिलियन डॉलर की हेल्प करने वाला है। 160 बिलियन 100 कंट्रीज अगले 15 महीनों में, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की है कि वो 160 बिलियन डॉलर रुपए का एक इमरजेंसी ऑपरेशन का मतलब 160 बिलियन डॉलर दिए जाएंगे इस नाम से, किनको? 100 डेवलपिंग कंट्रीज को ओवर 15 मंथ पीरियड। इसमें भारत का भी 1 बिलियन डॉलर है, आपको पता है ना, वर्ल्ड बैंक भारत को 1 बिलियन डॉलर की हेल्प करने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो वर्ल्ड बैंक ने अनाउंसमेंट किया है कितना अमाउंट 100 डेवलपिंग कंट्री के लिए? हाउ मच अमाउंट? आंसर इज 160 बिलियन डॉलर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वर्ल्ड बैंक अप्रूव कितना एड टू इंडिया टू फाइट कोविड-19? कंप्यूटर जी ने 1 मिलियन बोला हुआ है, वैसे 1 बिलियन है, तो ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक? आंसर इज डेविड मालपास। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़े ही इंपॉर्टेंट न्यूज की बात आपको दिखाते हैं। इसको मैं रब कर दे रहा हूं वरना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर इसका नहीं होगा, थोड़ा सा। अच्छा, ये कंप्यूटर जी थोड़ा गुस्सा है, हो नहीं रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, हो गए। आज गाइस थोड़ा लैपटॉप ठीक नहीं चल रहा है, एक बार मैं जरा देख लूं कि ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन की नहीं, क्योंकि इसके पहले बड़ी दिक्कत हो गई थी। हो रहा है रिकॉर्ड। चलिए आइए न्यूज कंटिन्यू करते हैं। तो हम बात करें गाइस, देखो यहाँ पे एडा की। तो एडा क्या है गाइस? हमारे देश में जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो एडा के अंतर्गत काम करती है, और एडा ने अप्रूव कर दिया है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अपना 30% शेयर रख सकता है। मतलब देखो मैं समझाता हूं, तो हमारे देश में एक इंश्योरेंस कंपनी, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इस इंश्योरेंस कंपनी को 3 लोगों ने पार्टनरशिप में शुरू किया। और वो 3 लोग कौन थे? तो एक यूके की फर्म थी लीगल एंड जर्नल कंपनी, वो थी। उसके अलावा गाइस एक थी आपका, मैं इसे ठीक कर दे रहा हूं, आंध्रा बैंक, और एक था आपका बैंक ऑफ बड़ौदा। तो गाइस आपको पता है, तो आंध्रा बैंक के इसमें 30% शेयर थे, बैंक ऑफ बड़ौदा के 44% शेयर थे, बाकी इसके थे, ठीक। तो गाइस आपको पता है कि आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक, अब ये दोनों बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो गए। तो अगर ये दोनों बैंक मर्ज हो गए तो इनकी ऑनरशिप खत्म हो गई भाई। अब मालिक कौन हो गया? यूनियन बैंक। तो यूनियन बैंक ने एडा से बोला था कि भाई जो आंध्रा बैंक के शेयर थे
क्योंकि वो मेरे मर्ज हो गया तो कानूनन अब मैं इसका मालिक हूं। तो एडा ने वही अप्रूवल दिया कि ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आज से 30% का मालिक हो जाएगा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में। यही न्यूज है पूरी, ठीक है। तो एडा की बात करें तो एडा हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू कंटिन्यू विद द 30% होल्डिंग इन द इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस। क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए आगे देखते हैं। देखो, ये समझाया भी है कि भाई आंध्रा बैंक पहले इसका प्रमोटर था, मतलब मालिक था, कितने का? 30% का। लेकिन फिर क्या हुआ? आंध्रा बैंक कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज होगा, किसमें किसमें मर्ज होगा? यूनियन बैंक में। तो अब इसका मालिकाना कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मिल गया 30%। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा अभी भी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बना हुआ है 44% का, ठीक है। न्यूज कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, तो इन विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एडा अप्रूव यूनियन बैंक ऑफ इंडिया टू कंटिन्यू विद द 30% होल्डिंग? तो आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनियन बैंक? तो जिस भी बैंक के लास्ट में इंडिया आता है उसका हेडक्वार्टर हमेशा मुंबई होता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हु इज द प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया? इनका अपॉइंटमेंट 2019 में हुआ था और 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो आंसर इज राजकिरण राय जी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडिया फर्स्ट? तो भाई जहां बैंक का हेडक्वार्टर वहीं पर कंपनी का भी हेडक्वार्टर, इंश्योरेंस कंपनी का मुंबई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हु इज द प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस? ये भी 2019 का ही अपॉइंटमेंट है और एग्जाम में ये आ भी चुका है, एलआईसी के एग्जाम में। आंसर इज आर एम वैशाख, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आगे बढ़ते हैं और एग्रीमेंट पैक्ट और एमओयूज में न्यूज नंबर 1 की बात करते हैं, मतलब न्यूज और भी है इसमें हमारे पास। देखिए, तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी और ओएनजीसी। एनटीपीसी बेसिकली नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, आपको पता ही है ना, बिजली बनाती है, थर्मल थर्मल है ना। और ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस। अच्छा, अगर कोविड-19 न आता तो जो हमें घमंड था अपने ऊपर, वो हमारा घमंड कभी टूटता ना। गाइस आपने देखा कि गल्फ कंट्रीज की कितनी किरकिरी हो रही है, ये अपने कंट्री के मेंबर के ऊपर टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि इनको लॉस हो रहा है, क्योंकि इनकी इकोनॉमी पूरी तरह से ऑयल पर डिपेंडेंट थी। डार्विन ने कहा भी है कि अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। तो ओएनजीसी का बेसिकली बिजनेस क्या है? ऑयल और गैस का है, और एनटीपीसी का थर्मल पावर का है। तो इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने मिलकर बोला है कि देखो भाई, हमको भी रहना है, तुमको भी रहना है, एक काम करते हैं, हम लोग मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर बनाते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, हम भी मालिक तुम भी मालिक, और हमारा काम क्या होगा? हमारा काम रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में घुसना होगा। मतलब इंडिया में, इंडिया के अलावा इंडिया से बाहर भी, ओवरसीज भी हम अब रिन्यूएबल एनर्जी पर कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनी पे निवेश करेंगे। तो एनटीपीसी और ओएनजीसी अब ज्वाइंट वेंचर बना रहे हैं, एक कंपनी बना रहे हैं मिलके फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी पर्पस, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, तो एनटीपीसी लिमिटेड और ओएनजीसी इन्होंने एमओयू साइन किया है, आपस में एग्रीमेंट साइन किया है। ये लोग ज्वाइंट वेंचर बनाएंगे जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए काम करेगी, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब अक्षय ऊर्जा, जो कभी खत्म नहीं हो सकते, जैसे सोलर पावर, विंड पावर, ये सब, ठीक है। चलो, तो अंडर द एमओयू एनटीपीसी और ओएनजीसी इनका काम इंडिया से बाहर, ठीक है। तो वो तो समझाने की जरूरत नहीं है, भावना को समझने वाली बात है, समझ लेना। क्वेश्चन, हु साइंड एमओयू विद द ओएनजीसी टू सेट अप अ ज्वाइंट वेंचर? तो ओएनजीसी एनटीपीसी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एनटीपीसी लिमिटेड एंड ओएनजीसी हैव साइंड अ एमओयू टू सेट अप अ ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर। तो एनटीपीसी और ओएनजीसी ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना रहे हैं, किसके लिए? किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनटीपीसी? एनटीपीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो एनटीपीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है और ओएनजीसी का भी दिल्ली में ही है, ओएनजीसी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एग्रीमेंट पैक्ट और एमओयू में न्यूज नंबर 2 की हम बात करेंगे, और यहां पर गाइस हम बात कर रहे हैं इरकॉन की। आपने नाम सुना है इरकॉन का? इरकॉन का फुल फॉर्म है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। बेसिकली गाइस ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब भारत सरकार की अपनी कंपनी है। ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की कंपनी है, भारत सरकार की अपनी कंपनी है। इसका काम होता है रेलवे के लिए इंजीनियरिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना, ये सब इरकॉन का काम होता है। तो इरकॉन ने अभी आरजेडजी इंटरनेशनल कंपनी के साथ एमओयू किया है। अब ये आरजेडजी क्या है? तो बेटा ये जो रशियन रेलवे है ना डिपार्टमेंट, तो रशियन रेलवे का अपना एक कंपनी है और इसका भी सेम काम है।
तो इरकॉन इंटरनेशनल और आरजेडजी जो है ये लोग मिलकर अब क्या करेंगे बेटा, अब ये लोग लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, इन देशों में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। ठीक है, देख लीजिए। तो इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है विथ आरजेडजी इंटरनेशनल के साथ। अब ये आरजेडजी ये रशियन रेलवे की अपनी एक सब्सिडरी है, मतलब कंपनी है। तो इनका काम क्या होगा, इनका काम रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है इन द एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। मतलब जो कंट्रीज होते हैं ना, जैसे हमारे देश में क्या है, हमारे देश में अगर आप दिल्ली मेट्रो की बात करें तो जापान को टेंडर मिला था, तो वैसे ही अब ये लोग भी टेंडर उठाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिकन कंपनी में। ये भी मतलब ज्वाइंट वेंचर वाली ही बात है एक तरह से। ठीक है, चलिए तो अब इरकॉन के बारे में बात कर ले। तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन, तो ये कंपनी है भारत सरकार के अंतर्गत काम करती है, जिसको 1976 में बनाया गया था। ठीक है, और ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है एज अ होली ओन्ड एंटिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। मतलब 100% इसमें पैसा किसका लगा है, सरकार का लगा है। हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका, और इसके चेयरमैन और एमडी कौन है, एस के चौधरी जी हैं। ठीक है, हो गया न्यूज, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तो हु हैज साइंड अ एमओयू विद द आरजेडजी इंटरनेशनल? आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इरकॉन, ऑप्शन नंबर बी। आइए ये क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हुए अब नेशनल अफेयर्स की बात करेंगे। ठीक है, अभी एक बच्चे ने मुझसे कॉल किया था, कल ही कॉल किया था कि सर हमारे देश में कोरोना वायरस की संख्या तेजी से बढ़ रही है और भारत सरकार भी लॉकडाउन खोल रही है, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट को लॉकडाउन तो खोलना ही पड़ेगा, कब तक हम घर में बैठेंगे, इकॉनमी हमारी पूरी चौपट हो जाएगी। अच्छा, जब हमारे देश ने लॉकडाउन किया था दैट टाइम पर हमारे पास सफिशिएंट इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन राइट नाउ भारत दुनिया का दूसरे नंबर का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है पीपीई किट का, और हमारे पास इस समय सफिशिएंट, गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे पास इस समय सफिशिएंट टेस्टिंग किट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, तो भारत सरकार अब ये रिस्क ले सकती है। वैसे भी इंडिया का साथ पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इंडियंस का इम्यून सिस्टम काफी अच्छा है, तो कोविड-19 की वजह से हमारे देश में डेथ रेट जो है बहुत कम है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चांस ले सकती है। ठीक है, देखिए, तो इंडिया हमारे पूरे वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट का। चाइना अभी भी नंबर 1 पर बना हुआ है। तो अगर इंडिया के फुल्ली कैपेसिटी की बात करें तो इंडिया एक दिन में 2.06 लाख पीपीई किट बना सकता है, रोज बना सकता है। ये मैक्सिमम कैपेसिटी की बात हो रही है। वैसे नॉर्मली एवरेज हमारे देश में 1 लाख किट बनाए जा रहे हैं एवरेज के बेसिस पर। तो पीपीई में क्या क्या आता है गाइस, तो इसमें शू कवर आता है, ग्लव्स आते हैं, आई शील्ड्स आता है, मास्क आता है, गाउन आता है पूरा। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। ठीक है, क्वेश्चन, तो विच कंट्री बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीपीई? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ऑफन हियर अबाउट पीपीई इन द न्यूज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीपीई? आंसर इज पर्सनल प्रोडक्टिव इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Who is the largest producer of the PPE in the world? Answer is China. Option number C is right answer. ध्यान देना गाइस, भूलना मत, कितनी कैपेसिटी, 2.06 लाख पीपीई, हाँ ये मत भूलना। चलो आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंप्यूटर जी हमारे अभी नाराज हैं तो वो डिलीट नहीं करने देंगे, कोई बात नहीं है। देखिए, एक बार मैं चेक कर लो कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि इसके पहले मेरा पूरा वीडियो खराब हो चुका, एक मैंने पूरा बना दिया था। देखो ये सब मैं पढ़ा चुका था, तो अभी क्या है कि बहुत टाइम बीत गया, बहुत टाइम भी हो गया और मैं इसी चीज में भी लगा हुआ हूँ। चलिए, तो ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए गाइस, आपने अभी आत्मनिर्भर भारत स्कीम के बारे में सुना, मैंने इसका पूरा वीडियो आपको बना के दिया भी है, मैंने बहुत अच्छे से बनाया वीडियो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार एक काम करने वाली। तो गाइस एक बात तुम लोग समझना कि इंडियन गवर्नमेंट क्या होता है कि बहुत सारी चीजें बनवाती है टेंडर निकाल के। जैसे नहीं हमारे शहरों में रोड बनता है, तो रोड गवर्नमेंट नहीं बनाती, रोड क्या करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका टेंडर निकालती कि हमें इतने कॉस्ट में रोड कौन बना के देगा। अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर टेंडर में अपना पार्टिसिपेट करते हैं, जिनका सबसे कम कॉस्ट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको वो टेंडर दे देती है, वो ये रोड बनाते हैं। तो वैसे ही क्या है गाइस, इंडिया में जो भी बनेगा 200 करोड़ रुपए या उससे कम का, उसके लिए ग्लोबल टेंडर अब नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक मिसाइल बनानी है, एक मिसाइल सिंपल सा डिफेंस के लिए, गवर्नमेंट ने बोला कि देखो ये 150 करोड़ रुपए का ये बनना चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे देश के वो जो कंपनी डिफेंस वाले हैं उनके लिए टेंडर निकालेगी।
तो जो टेंडर में अच्छे कॉस्ट पर गवर्नमेंट को बढ़िया सर्विस दे पाएगा उसको टेंडर मिल जाएगा। तो इसमें कोई बाहरी कंपनियां पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो भारत सरकार ने बेसिकली देश की कंपनियों को मौका देने के लिए रूल बनाया है, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे। तो इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 में अमेंडमेंट किया है। और इस अमेंडमेंट के हिसाब से भारत सरकार ने क्या कहा है कि मतलब जो भी हमारे देश में गुड्स या सर्विसेज बन रहे हैं, अगर उनकी वैल्यू लेस देन 200 करोड़ रुपीस तक है तो उनको ये मौका डोमेस्टिक फर्म को दिया जाएगा, ये मौका ग्लोबल लेवल पे नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो न्यू अमेंडमेंट के हिसाब से ग्लोबल टेंडर जो है वो डिसअलाउ कर दिए जाएंगे। कोई फॉरेन की कंपनी 200 करोड़ रुपए के टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और इसके बारे में आत्मनिर्भर अभियान जो स्कीम थी उसमें ये बातें बताई गई थी, तो ये भी हमने आपको बता दिया, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन। तो रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस इन द आत्मनिर्भर भारत पैकेज दैट देयर इज नो ग्लोबल टेंडर फॉर गवर्नमेंट टेंडर अप टू 200 करोड़। तो भारत सरकार के जो भी टेंडर होंगे 200 करोड़ रुपए के टेंडर में कोई भी मतलब उसके नीचे टेंडर में कोई भी विदेशी कंपनी पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। तो विच रूल आर बीइंग चेंज बाय द गवर्नमेंट? तो आंसर इज GFR 17 ऑप्शन नंबर ए, ठीक। GFR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनरल फाइनल रूल, जनरल फाइनेंशियल रूल, एक मिनट, हाँ जनरल फाइनेंशियल रूल, ठीक है। तो जर्नल, ये गवर्नमेंट भी नहीं है, जनरल फाइनेंशियल रूल, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट स्कीम की बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो गाइज आप लोगों ने वेस्टर्न घाट का नाम सुना होगा। वेस्टर्न घाट ये पहाड़ों की एक श्रृंखला है। अगर आप हमारे देश की बात करें, ये हमारा देश है, तो ये पहाड़ों की श्रृंखला है जो कि हमारे देश के 6 स्टेट बेसिकली गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, तो इन 6 स्टेट में ये पूरी पर्वत श्रृंखला है। और ये पर्वत श्रृंखला हमारे देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मानसून बनता है हमारे देश में, यहाँ से हमारे देश में कई नदियां निकलती हैं, फ्लोरा फोना काफी रिच है यहाँ का। तो वेस्टर्न घाट के लिए क्या हुआ था, अभी क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी, एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी को लीड कर रहे थे कौन? तो कस्तूरी रंगन जी। तो उन्होंने बताया कि मतलब कि वेस्टर्न घाट का जो फ्लोरा एंड फोना है ये क्या है, इस पर अफेक्ट पड़ रहा है। जो भी माइनिंग हो रही है इस एरिया में, इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं, तो इसको देखते हुए हमारे देश के जो हमारे इकोलॉजी मिनिस्टर हैं, इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, इन्होंने क्या किया है, वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया है। और अगर वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित होता है तो यहाँ पर अब माइनिंग, यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज, ये सब अब नहीं लग पाएंगे। देखिए, तो प्रकाश जावड़ेकर जी जो कि हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने 6 स्टेट गवर्नमेंट के साथ, मतलब उनके चीफ मिनिस्टर के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग की। और इस मीटिंग में यह बताया गया कि जो वेस्टर्न घाट है इसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया हम घोषित कर रहे हैं। अब ये 6 राज्य कौन कौन से थे? कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात। तो इन 6 स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इसकी जानकारी दे दी गई है। और ये जानकारी क्यों दी गई है? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी जिसको लीड कर रहे थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी। इन्होंने ये रिकमेंड किया कि वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित करना चाहिए और गवर्नमेंट ने कर दिया है, ठीक है। देखिए, तो व्हाट इज द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, इन शॉर्ट ESA। इसका मतलब कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा माइनिंग का, थर्मल प्लांट का, इंडस्ट्रीज का, कंस्ट्रक्शन का, ये सब नहीं हो पाएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए गाइस, वेस्टर्न घाट की बात कर ले तो हमारे देश के जो कोस्टल एरिया है, तो करीब 1500 से 1600 किलोमीटर कोस्टल एरिया कवर करता है पूरा। ये देखो, यहाँ पे देखो एक पैरेलल एक आपको पर्वत श्रृंखला यहाँ पे दिख रही है समुद्र से, ठीक है। 6 स्टेट कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। तो विच एरिया ऑफ इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया सून? आंसर क्या होगा? आंसर इज वेस्टर्न घाट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेस्टर्न घाट विल बी डिक्लेयर्ड एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन। इसके लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, हाई लेवल वर्किंग ग्रुप। उसे लीड कौन कर रहा था? उसे लीड कर रहे थे डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Which state is in the Western Ghat range? तो 6 स्टेट है, महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, गोवा भी है, कर्नाटका भी है, केरला भी है, तमिलनाडु भी है। ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर,
चलिए, तो गाइज अब बात करेंगे हम लोग एक्स्ट्रा हाईलाइट की, और यहाँ पर हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश में जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं उन सब जगहों पर ये ऑर्डर दिया कि अगले 3 दिन तक जो यूएस फ्लैग है वो आधा ही हम फहराएंगे। और ये तब होता है गाइस इस देश में जब कि वहां पे काफी कोई मतलब अच्छी सूचना नहीं होती है, जहां पे कुछ दुख होता है वहां पर ये किया जाता है 3 दिन के लिए। ये 3 दिन आपको याद रखना है, ठीक है। तो गाइस आपको पता है कि अमेरिका में 95,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोविड-19 की वजह से। तो राष्ट्रीय शोक के रूप में 3 दिन तक अब जो अमेरिका का झंडा होगा वो आधा ही फहराया जाएगा, ठीक है, देख लीजिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस फ्लैग को आधा ही फहराने की बात बोली है अगले 3 दिन तक के लिए, क्योंकि 95,000 से ऊपर डेथ हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से अमेरिका में, ठीक है। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ऑर्डर्ड इट्स फ्लैग टू बी फ्लोन एट हाफ स्टाफ ओवर द नेक्स्ट 3 डे? तो आंसर इज यूएसए, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक्स्ट्रा राइट न्यूज नंबर 2 डे पर है। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को सेलिब्रेट किया गया। तो आपसे 3 चीजें पूछी जाती हैं। डे का नाम द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसे हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं। 22 मई को दूसरा क्वेश्चन की डेट भाई, तो 22 मई को। तीसरा क्वेश्चन थीम, तो आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ये आपको लर्न करना है, ठीक है। चलिए, तो एक्स्ट्रा ऐड में हमारे पास 2 ही न्यूज थी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने एमसीक्यूज की, मतलब कल जो हमने पढ़ा वो उसका रिवीजन। पहला क्वेश्चन, नेम द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड फॉर द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो गाइस हमको पता है, हम अभी बात कर रहे थे ऑर्डर मी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेम द न्यू फीचर लॉन्च बाय फेसबुक फॉर स्मॉल बिजनेसमैन टू एनेबल देम सेल देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन यूजिंग फेसबुक पेज। आंसर इज फेसबुक सेल, फेसबुक शॉप्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। Next point, which bank has been appointed by the Franklin Templeton Mutual Fund to help in winding up their 6th debt scheme of the company? देखिए, तो अगर फ्रैंकलिन टेम्पलेटन की बात करें, ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी थी, ठीक। इसने भारत के मार्केट में अपने 1 2 3 4 5 6 अपने 6 डेप्ट स्कीम लॉन्च की थी। तो अभी सेबी ने इनसे बोला कि ये आपके लॉस हो जाएगा, तो आप इसे बंद करिए। अब इसे कैसे बंद करें, कैसे वाइंड अप करें, बहुत लोगों ने पैसे वैसे मतलब इसमें लगाए हुए हैं, उनके पैसे हम कैसे देंगे। तो इन सब के सोल्यूशन के लिए फ्रैंकलिन ने क्या किया, इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को अपॉइंट किया है, और कोटक महिंद्रा बैंक इनको एडवाइस करेंगे कि आप कैसे इसको स्कीम को बंद कर सकते हो। मतलब जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं कैसे आप उनको पैसे वापस करोगे, कहां से पैसे लाओगे, इन सब के लिए तो कोटक महिंद्रा बैंक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which among these country has been selected to be appointed as the new chief of the World Health Organization Executive Board? तो इसका आंसर हमको पता है, इंडिया और हर्षवर्धन जी। सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया, इन पर अभी नाडा ने बैन लगा दिया है एंटी डोपिंग के लिए, ठीक। ये किस खेल से बिलोंग करते थे? तो ये पावर लिफ्टिंग से बिलोंग करते थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। When do we observe the World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development? कल हमने पढ़ाया था 21 मई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विच अमंग द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व एज द नेशनल एंटी टेररिज्म डे? तो 21 में इसी दिन राजीव गांधी जी की हत्या हो गई थी, उसी मौके पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू इंप्रूव द फिशरी सेक्टर। कितना अमाउंट इसके लिए एलोकेट किया गया, ये आपसे पूछा गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। आंसर इज 20,050, मतलब आपको नेट वेट पर ये 20,000 करोड़ रुपए ही देखने को मिलेंगे, ठीक। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरा 20-50 है, ठीक। Who among these has recently taken charge as the new president of the Indian Steel Association? ये मैं आपको 2 दिन पहले पढ़ा चुका। आंसर इज दिलीप ओमन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द फिस्कल ईयर 2021 एज पर द रेटिंग एजेंसी इकरा? मैंने कल आपको पढ़ाया था, आंसर इज -5%, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी इन्वेस्टेड इन द प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना? तो कल हमने पढ़ा था कि इसको गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2023 के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और मैक्सिमम 15 लाख रुपए हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। द प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना अभी एक्सटेंड हो गया, कितने टाइम के लिए गाइस? तो अभी हमने बात की 31 मार्च 2023, ऑप्शन नंबर ए। Who has been named as the new chief economist of the World Bank Group? She is lady, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है पिनलोपी गोल्डबर्ग। तो रिप्लेस हुई है,
ये आंसर नहीं होगा, आंसर इज कार्मेन रेनहार्ट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। Which state has launched the Rajiv Gandhi Kisan न्याय योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ द फार्मर? तो गाइस हमको ये पता है, ये छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। Which institution is responsible to offer the service of प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना? मैंने कल आपको बताया था LIC है, ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो हमने आपके लिए बना दिया, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा, आई होप कि आप समझेंगे इसे। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियोस में, अपना ख्याल रखें, खूब अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।